मैं जितेंद्र शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने बायोलॉजी के अंदर जो टॉपिक लेके चले थे वो टॉपिक था अपना क्या कहते हैं तंत्रिका तंत्र, मानव शरीर का तंत्र की बात कर रहे थे। तो उसमें तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हो चुका था अपना। आज हम बात करेंगे जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण पाचन तंत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम पाचन तंत्र की बात करेंगे। तो आपको पाचन तंत्र में समझना है कि पाचन तंत्र क्या होता है, किसे कहते हैं पाचन तंत्र और किस तरह से वो कार्य करता है दोस्तों। ठीक है ना? तो हम उसी की डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं कि अपने शरीर में जो भी भोजन जो उपस्थित होती है, भोजन में जो भी उपस्थित होते हैं जटिल पोषक पदार्थ जैसे हो गया प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, इन सब का निर्माण होते हैं ना वो बड़े बड़े पोषक पदार्थों से होती है। ठीक है? इन सब बड़े बड़े पोषक पदार्थों से होती तो है, लेकिन ये समायोजन मिलकर हमारे कहां चले जाते हैं? इकाइयां पेटों में चले जाते हैं। अब उनको क्या करना? छोटे छोटे इकाइयों में तोड़ने की जरूरत होती है। ठीक है? तो हम कहते हैं कि इन पोषक पदार्थों की इकाइयों जो आपस में एक निर्जलीकरण बंधन बना लेता है। उस निर्जलीकरण बंधन बनाने के बाद हम चाहते हैं कि छोटी छोटी सरल अणुओं में टूट जाए। किस अणुओं में टूट जाए? सरल अणुओं में टूट जाए। तो पाचन क्रिया जो होती है उनमें ये जटिल भोजन पदार्थ है, उनको हम छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ देने से जो काम होता है उसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं दोस्तों। यदि अपने से कोई पूछ लिया जाता है बता सकते हो कि जो पाचन क्रिया में भाग लेने वाले जो तंत्र होते हैं उन्हें हम पाचन तंत्र कहते हैं। अब इनमें ठोस, द्रव ये सारे घुलनशील, अघुलनशील होते हैं। अब इनमें जितनी भी एंजाइम होती है उनकी सहायता से या विभिन्न रासायनिक क्रियाओं की सहायता से हम पाचन क्रिया का कार्य संपन्न करवाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आगे बात करेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है। ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पाचन तंत्र में क्या होना चाहिए, पाचन तंत्र में मुख्य मुख्य कार्य क्या है, ये अपन डिस्कस कर रहे थे। यदि आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो कि भोजन में जो उपस्थित होते हैं जितनी भी जटिल पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अब इन सब पदार्थों का जो निर्माण होता है वो पोषक पदार्थों के बड़े बड़े अणुओं के समायोजन से होती है। अब इनके बड़े बड़े अणुओं के समायोजन से होती तो है, लेकिन हमें इन्हें क्या करना? सरलीकृत करना है। क्या करना? सरलीकृत करना। सरलीकृत करने के लिए जो रासायनिक क्रिया इसमें सहायता करता है या जो एंजाइम सहायता करता है उनसे सारे भोजन क्या होते हैं? छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, हाँ सरल हो जाते हैं और पाचन तंत्र में आराम से वो कार्य संपादित हो जाती है। इससे कहा गया है कि पाचन क्रिया में भाग लेने वाले जो भी तंत्र लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अब पाचन तंत्र मनुष्य का जो होता है पाचन तंत्र, वो मनुष्य के पाचन तंत्र में हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। तो चलिए दोस्तों हम बात कर रहे थे जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में लेके चल रहे अपन मानव शरीर का तंत्र। मानव शरीर का तंत्र में अपना टॉपिक चल रहा है दोस्तों पाचन तंत्र, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं पाचन तंत्र को हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र। ठीक है? पाचन क्रियाओं में भाग लेने वाले तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र कहते हैं। भोजन में उपस्थित जटिल पोषक पदार्थ जैसे क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि। ठीक है? ये सब जटिल पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट हो गए, कार्बोहाइड्रेट ले लो, यहां वसा हो गया और प्रोटीन आदि। ये
जितने भी है ये सभी क्या करते हैं दोस्तों, ये सभी मिलकर एक बड़े अणु का समायोजन करता है दोस्तों। अब हमें क्या करवाना है, हमें ये बड़े अणु जो इनको छोटे छोटे सरलीकृत करना है। इन जटिल पोषक पदार्थों को, इन जटिल पोषक पदार्थों को एंजाइमों एवं रासायनिक क्रियाओं के सहायता से छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में सरलीकृत कर दिया जाता है। ठीक है ना, ये मुख्य कार्य है पाचन तंत्र का। चलिए, ये हो गया पाचन तंत्र का अपना मुख्य कार्य। अब हम बात करते हैं कि पाचन तंत्र जो है, उन पाचन तंत्र को हम कितने भागों में विभाजित कर दें। तो हम पाचन तंत्र को मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से भाग है अपने पास, वो भाग की बात कर लेंगे। ठीक है ना, पहला भाग कौन है, वो भाग की बात कर लेंगे। दूसरा भाग कौन है, उन भागों की बात कर लेंगे। ठीक है, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, उनको अध्ययन करने की दृष्टि से यदि आसानी से यदि आप अध्ययन करना चाहो सरल भाषाओं में, तो इनको आप दो भागों में विभाजित कर दो। पहले भाग को हम कहते हैं आहार नाल और दूसरे को कहते हैं संबंध पाचन ग्रंथियां। दूसरे को क्या कहते हैं, संबंध पाचन ग्रंथियां। चलिए, तो हम बात करते हैं अब कि यदि हम पाचन तंत्र को समझना चाहें आसानी से और अध्ययन करना चाहें कि मानव शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है दोस्तों, तो उसे समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इन पाचन तंत्र को दो भागों में विभाजित करना होगा। क्या करना होगा, दो भागों में विभाजित करना होगा। पहला भाग, पाचन तंत्र के दो भाग। नंबर 1 आहार नाल। ठीक है ना, क्या हो गया, आहार नाल। आपसे कोई पूछे तो बता सकते हो। तो पहला क्या है, आहार नाल। एलिमेंट्री कैनल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है अपने पास जो है वो है संबंध पाचन ग्रंथियां। संबंध पाचन ग्रंथियां। ठीक है, दो। हम बात करेंगे यहां पे सबसे पहले आहार नाल का। किसका, आहार नाल को। एलिमेंट्री कैनल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एलिमेंट्री कैनल की बात करें। कैनल की बात करें, क्या होता है, या आप इसको दूसरी भाषा में सिर्फ आहार पोषण नाल भी कह सकते हो दोस्तों। क्या कह सकते हो, आहार नाल को। इसे पोषण नाल भी कहा जाता है दोस्तों। पोषण नाल भी कहा जाता, पूछ लिया जाता, आप आसानी से बता सकते हो किसको हम पोषण नाल कहते हैं। तो हम आहार नाल को क्या कहते हैं, पोषण नाल भी कहते हैं, पोषण नाल। अब आपसे मैं बता दूं ये करता क्या है, आहार नाल का मुख्य कार्य क्या है और कहां से कहां शुरू होता है। मनुष्य या किसी भी जंतु की आहार नाल जो होती है वो एक लंबी कुंडलित नलिका होती है। क्या होती है, लंबी, एक लंबी और कुंडलित नलिका होती है जो मुख से शुरू होकर गुदा में समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। कहां से समाप्त होते हैं, मुख से चालू होकर गुदा में समाप्त हो जाते हैं। आहार नाल,
क्या, यह एक क्या, आहार नाल, यह एक क्या है, लंबी कुंडलित नलिका है, लंबी कुंडलित नलिका है, जो मुख से शुरू होता है होकर गुदा में समाप्त होता है, गुदा में समाप्त होता है दोस्तों। कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम, आहार नाल की बात कर रहे हैं। कहां से कहां होता है, तो आहार नाल अपना मुख से स्टार्ट होती है और डायरेक्ट कहां जाके खुलती है, वो अपना खुलता है जाकर कहां, वो गुदा में जाके खुलता है दोस्तों। कहां खुलता है, गुदा में खुलता है। चलिए, ये अब आहार नाल में भी कुछ भाग होते हैं जो इनमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। तो मनुष्य के आहार नाल के कुछ प्रमुख भाग भी होते हैं दोस्तों, तो चलिए हम उसकी बात करते हैं। क्या, मनुष्य के आहार नाल के कुछ प्रमुख भाग, मनुष्य के आहार नाल के कुछ प्रमुख भाग। नंबर 1 क्या हो सकता है दोस्तों, आहार नाल की जैसे बात किया तो अपने सामने आता सबसे पहले मुख गुहा। क्या आता है, मुख गुहा। मुख गुहा, ठीक है, जो मुंह की बात करें, मुख गुहा की बात करते हैं। दूसरा कौन सा आ सकता है, ग्रास नली, ग्रास नली। क्या लिखा हमने, ग्रास नली। उसके बाद कौन सा है, आमाशय। क्या, आमाशय। और फिर क्या है, आंत। ये कुछ प्रमुख भाग हैं मनुष्य के आहार नाल के। मनुष्य के आहार नाल के जो प्रमुख भाग है उनमें सबसे पहले आया दोस्तों मुख गुहा, उसके बाद आ गया ग्रास नली, उसके बाद आया आमाशय जिसको स्टोमच कहते हैं दोस्तों, उसके बाद आया आपके पास आंत, इंस्टेंटाइन्स भी कहते हैं और इंस्टेंटाइन भी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मुख गुहा की बात करेंगे, व्यक्ति की बात करें, मनुष्य की बात करें, मैं आप इनकी बात कर रहे हैं कि इन सबों में जो मुख आहार नाल होते वो कौन कौन से होते और किस तरह से कार्य करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे मुख गुहा की। किसकी बात करेंगे, इस मुख गुहा की बात करें, इस मुंह की बात करें, इतने दूर की इस मुख गुहा की बात करें। जैसे खोलते हो लिप, जैसे खोलते हो तो नीचे जीभ है, ऊपर तालू है, ठीक है, जीभ और तालू। जीभ पे जैसे कोई भोजन जाता है तो उसमें खट्टे मीठे की स्वाद आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो होता है आहार नाल का जो पहला भाग होता है वो मुख गुहा है, यह सबसे पहला भाग है, पहला भाग है आहार नाल का। आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या है, मुख गुहा। मनुष्य का मुख जो है एक दरार के समान होता है जो दोनों जबड़ों के बीच में स्थित एक गुहा में खुलता है। दोनों जबड़ों के बीच में, देखो ये दोनों जबड़ों के बीच में एक बीच में खुलता है और जैसे खुलता है तो इसे हम क्या कह देते हैं, मुख गुहा कहते हैं। जबड़ा दो ऊपर और नीचे, ये मुख गुहा हो गया दोस्तों। क्या हो गया, मुख। मुख गुहा के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। मुख गुहा के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। और जो निचली सतह जो होती है दोस्तों, मनुष्य के उप गुहा जो कहते हैं तालु कहते हैं, और जो निचली सतह होती है उस निचली सतह पर मुख गुहा के अंदर जीभ और दांत होते हैं दोस्तों। जो निचली सतह होती है मुख गुहा के, उनकी सतह पर जीभ और दांत होते हैं। जीभ मुख गुहा के सतह पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना होती है।
इसका जो होता है दोस्तों अगला सिरा स्वतंत्र होता है, जबकि पिछला सिरा जो होता है वो क्या, जो पिछला सिरा होता है वो सतह से जुड़ा होता है दोस्तों। जो आगे की जीव की जो होती है सिरा वो स्वतंत्र होती है, लेकिन जो पीछे का भाग होता है वो किससे, सतह से, फर्श से जुड़ा रहता है दोस्तों। जीव के ऊपरी सतह पर आप देखोगे कि छोटे छोटे कई जो होते हैं अंकुरित होते हैं, छोटे छोटे हल्का हल्का एक छोटा छोटा अंकुरित, जैसे आप कह सकते हो कि फुंसियां टाइप में दिखने लगती है, गोल गोल से रहती है, लाल लाल सा दिखता है, खुरदुरापन जो कह सकते हो, खुरदुरापन वो उसे क्या कहते हैं, उसे स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव के ऊपर जो होती है वो स्वाद कलियां होती है। चलिए, मुख गुहा का पहला भाग आहार नाल का पहला भाग जो मुख गुहा है, मुख गुहा दो जबड़ों के बीच में खुलता है दोस्तों, और ऊपरी भाग होता है मुख गुहा का वो तालु कहलाता है, और जो निचली भाग होता है सतह पर, उस निचली सतह पर जो होते दोस्तों, उस निचली सतह पर जीव एवं दांत होते हैं। ठीक है, दांत अवस्थित होते हैं। जो जीव जो होता है उस जीव का जो होता है पहला भाग जो होता है बाहरी भाग वो स्वतंत्र होता है दोस्तों। क्या होता है, स्वतंत्र। और जो अंतिम सिरा होता है वो नीचे वाले सतह से जुड़े होते हैं। सतह को हम फर्श कहते हैं। ठीक है, उस फर्श से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब जीव के ऊपर, किसके ऊपर, जीव के ऊपर जो छोटे छोटे अंकुरित जो होती है उसे हम स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाद कलियां, टेस्ट बड कहते हैं, टेस्ट बड्स। ठीक है ना, स्वाद कलियां, जहां से आपको विभिन्न प्रकार के खट्टे मीठे, ठीक है ना, हर प्रकार के कड़वे क्या आते हैं, स्वाद आते हैं दोस्तों। यदि अपन कहें कि इन्हीं कलियों से, किन कलियों से, इन्हीं कलियों से, स्वाद कलियों से ही हमें भोजन का स्वाद चखने को मिलता है दोस्तों। भोजन का स्वाद चखने को मिलता है कि किस प्रकार का भोजन है, ठंडा, क्या कहते हैं, खट्टा है या मीठा है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मुख गुहा के अंदर जीव में। तो जीव का जो ऊपरी भाग है वो ऊपरी भाग पर जो होते हैं छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों टेस्ट बड्स। क्या कहते थे, यदि भोजनों की यदि स्वाद लेना है इन्हीं स्वाद कलियां से लेता है, इन्हीं स्वाद कलियां से भोजन का स्वाद प्राप्त होता है, भोजन का स्वाद प्राप्त होता है दोस्तों। किस प्रकार का स्वाद प्राप्त होता है कि भोजन जो स्वाद प्राप्त होता है, हमें लगता है कि भोजन खट्टा है या मीठा है या कड़वा है। ठीक है, इस प्रकार। तो जीव के तीन ऐसे स्थान होते हैं जहां से हमें मीठा, खट्टा और यहाँ पे कड़वे का स्वाद प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है ना, जिनका भी यदि आपको मीठे, खट्टे, कड़वे का यदि ज्ञान लेना है, इस प्रकार का स्वाद प्राप्त करना है, तो वो कहां से प्राप्त होगा, जीव के ऊपरी सिरा से। और जीव की ऊपरी भाग जो होती है वो छोटे छोटे अंकुरित होती है, जिसे हम स्वाद कलियां कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे टेस्ट बड कहते हैं। और यहीं से हमें किसका ज्ञान होता है, खट्टे, मीठे, कड़वे का ज्ञान होता है दोस्तों। मैं बता दूं, जीव के अग्रभाग से, जीव के अग्रभाग से इसे स्वाद कलियां कहते हैं। इसे स्वाद कलियां कहते हैं। जीव के अग्रभाग से, इस अग्रभाग से हमें भोजन की जो स्वाद प्राप्त होती है वो किस प्रकार की प्राप्त होती है। तो अग्रभाग से जो स्वाद प्राप्त होता है दोस्तों वो मीठा होता है। कैसा होता है, से मीठा स्वाद प्राप्त होता है, मीठा स्वाद प्राप्त होता है दोस्तों। और कंठ पश्च भाग में, यदि यहां की भाग की बात करें, ये कंठ की भाग है, यहां पे अंतिम भाग,
इसे हम पश्च भाग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कंठ के निकट के भाग को क्या कहते हैं? हम पश्च भाग कहते हैं। कंठ के निकट के भाग को हम पश्च भाग कहते हैं दोस्तों। और वहां से हमें कड़वा स्वाद प्राप्त होता है। कौन सा स्वाद प्राप्त होता है? कड़वा स्वाद प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है ना? यदि आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो कि गुरुजी हमें यहाँ पे कौन सा स्वाद प्राप्त होता है? कड़वा स्वाद प्राप्त होता है। जीभ के कंठ के भाग निकट के भाग से, जिसको हम पश्च भाग कहते हैं, इस पश्च भाग से कड़वे स्वाद प्राप्त होते हैं। कड़वे स्वाद प्राप्त। और इन दोनों साइड से, जीभ के दोनों इन साइड से, किनारे से हमें खट्टापन का स्वाद आता है। किसका? खट्टापन का स्वाद आता है। ठीक है ना? खट्टापन का स्वाद आता है दोस्तों। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में क्या करता है दोस्तों? मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में एक एक, ठीक है, नीचे दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्तियां होती है। ठीक है? जैसे मुख गुहा खोलते हो तो ऊपरे और नीचे सभी में एक एक पंक्तियों में क्या होती है? दांत की पाई जाती है। अब ये दांत किस प्रकार की बात होती है वो करते हैं अपन। चलिए, ये तो हो गया अपना जीभ की बात। अब हम बात करते हैं दांत की। मुख गुहा के अंदर हम बात कर ले सबसे पहले जीभ की, अब हम बात करेंगे दांत की, जिसको हम क्या कहते हैं? टिथ। ये टिथ, दांत ऊपर नीचे, जबड़ों के ऊपर नीचे एक एक पंक्तियां में पाई जाती है, पाई जाती है। अब यहां दांतों के प्रकार होते हैं दोस्तों। यह भोजन चबाने में मदद करता है। पाचन क्रिया में सबसे पहले हमें जीभ, उसके बाद दांत, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों, आधा पाचन तो हमारे इस मुख गुहा में ही संपन्न हो जाता है दोस्तों। ठीक है? उसके बाद जो होती है वो आंत में होता है। ठीक है? तो ऊपर और नीचे एक एक पंक्तियों में जो पाई जाती है दांत, ठीक है, वो दांत के प्रकार भी होते हैं। वो कौन कौन से दांत होते हैं जो अलग अलग अपना काम करते हैं? तो मनुष्य के जो दांत होते हैं, गर्त दंती, द्विवार दंती और विषम दंती प्रकार के होते हैं। ठीक है? मनुष्य में, किसमें? मनुष्य में दांत के प्रकार की बात करेंगे। दांत के प्रकार, नंबर 1 गर्त दंती, द्विवार दंती और क्या? गर्त दंती, द्विवार दंती और क्या बताया मैंने? विषम दंती। जंती प्रकार के पाए जाते हैं। अब गर्त दंती क्या होता है दोस्तों? द्विवार दंती क्या होता है? और विषम दंती क्या होती है? गर्त दंती से तात्पर्य है कि ये जबड़े की हड्डियों में धंसे होते हैं। जबड़े की हड्डियों में धंसे होते हैं। गर्त दंती की बात करता हूं। ये हमारी दांत है। इन दांत की जो है अंदर की भाग, जो यहां जो धंसा होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? गर्त दंती। क्या? गर्त दंती। गर्त दंती का तात्पर्य क्या दोस्तों? कि जबड़े की हड्डियों में धंसे होते हैं। और द्विवार दंती से क्या तात्पर्य था? कि ये जीवन में 2 बार निकलता है। ये जीवन में 2 बार निकलता है। द्विवार दंती की बात करते हैं, इसका मतलब कि एक मनुष्य के जीवन में यह दांत 2 बार निकलता है। यह 2 बार निकलता है मनुष्य के जीवन में। और यहां पे लिखा हुआ है आपका विषम दंती। क्या लिखा हुआ? विषम दंती।
विषम दंती से तात्पर्य है कि एक से अधिक प्रकार के दांत होते हैं। क्या? ये विषम दंती से तात्पर्य यह है कि ये एक से अधिक प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं विषम दंती। यानी सभी दांतों के प्रकार एक समान नहीं होते हैं, सभी दांत के प्रकार अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं विषम दंती। क्या कहते हैं दोस्तों? विषम दंती कहते हैं। तो चलिए, गर्त दंती का मतलब वो तात्पर्य क्या है कि यह कहां मनुष्य जबड़ों के अंदर हड्डियों में धसे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं गर्त दंती। द्विबार दंती से तात्पर्य है कि मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलता है। विषम दंती का मतलब एक दांतों के प्रकार समान नहीं है या कई प्रकार के दांत होते हैं दोस्तों। ठीक है ना? अब हम प्रकार के अंदर चलते हैं। एक दांत के कितने भाग होते हैं? एक दांत के कितने भाग होते हैं और कौन कौन से दांत होते हैं और कब कब निकलता है? ठीक है, आपको मैं बता दूं, मनुष्य के एक जबड़े में, किसके? मनुष्य के एक जबड़े में ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा की बात करते हैं। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? एक जबड़े में 16 दांत होते हैं। इस तरह से दोनों जबड़े मिलाकर कितने हो गए? इस प्रकार दोनों जबड़ों में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है दोस्तों। जबड़े के आधे दांत दाईं ओर तथा आधे बाईं ओर स्थित होते हैं दोस्तों। जबड़े के आधे दांत होते हैं वो बाईं ओर स्थित होते हैं और आधे दाईं ओर स्थित होते हैं। जबड़े के प्रत्येक ओर, दोनों ओर, जबड़े के प्रत्येक ओर जो 2 दांत होते हैं वो कहलाता है कृतंक। क्या कहलाता है दोस्तों? कृतंक कहलाता। ठीक है ना? इस तरह से 16 दांत तो हो गए, 16 16 32। लेकिन अब इनमें से प्रत्येक जबड़े में 2 दांत की संख्या लेके चलते हैं। दोनों ओर की बात करते हैं। प्रत्येक जबड़े के प्रत्येक ओर 2 कृतंक दांत होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 2 कृतंक दांत पाए जाते हैं। कृतंक दांत का मतलब होता है यह सबसे आगे होता है दोस्तों। क्या होता है? कृतंक सबसे आगे होते हैं और चपटे और धारदार होते हैं। ये 2 दांत। ठीक है ना? जबड़े के प्रत्येक ओर 2 कृतंक दांत होते हैं और यह कहां पाए जाते हैं दोस्तों? कृतंक सबसे आगे वाला जो दांत होता है वही होता है चपटे और धारदार होता है। भोजन को काटने के लिए, किसके? भोजन को काटने के काम आता है, उसे कहते हैं कृतंक दांत। यह सबसे आगे का दांत है, आगे वाला दांत है दोस्तों। आकार में चपटा और धारदार होता है और ये भोजन को काटने का काम आता है। सबसे पहले किसकी बात कर लिया? कृतंक की बात कर ली। हाँ, अब उसके बाद कौन सा होता? रदनक। क्या? रदनक। एक रदनक प्रत्येक जबड़े के, क्या? प्रत्येक जबड़े के दोनों ओर एक रदनक दांत होते हैं। जबड़े के प्रत्येक ओर एक रदनक दांत होते हैं। क्या होते हैं? रदनक दांत होते हैं। यह सबसे नुकीला होता है, भोजन को फाड़ने चीरने का कार्य करता दोस्तों, उसे कहते हैं रदनक दांत। ठीक है ना? ये प्रत्येक जबड़े के दोनों ओर एक एक ही होता है। यह भोजन को क्या करता है?
फाड़ने चीरने का कार्य करता है दोस्तों। रदनक जो दांत होता है वो नुकीला होता है दोस्तों। क्या होता है? नुकीला होता है। उसके बाद आती है अग्र चय वर्णक दांत। कौन सा? अग्र चय वर्णक दांत या दंत। अग्र चय वर्णक दंत जो होता है दोस्तों, उनका मुख्य कार्य क्या है कि मनुष्य के किसके? मनुष्य के अग्र चय वर्णक दांत होते हैं, यह भोजन के पीसने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? पीसने का कार्य करता है। अग्र चय वर्णक और चय वर्णक भोजन को पीसने का कार्य करता है। तो दो प्रत्येक जबड़े के दोनों जो होते हैं, दो अग्र चय वर्णक होते हैं और 3 चय वर्णक दंत होते हैं। और ये दोनों का मुख्य कार्य दोस्तों भोजन को पीसना, भोजन को पीसने का कार्य करता है दोस्तों। क्या कार्य करता है? भोजन को पीसने का कार्य करता है। और इस तरह से देखते हैं दोस्तों, तो टोटल अपने पास यहाँ पे जो प्राप्त होते हैं वो टोटल 32 दांत प्राप्त होते हैं। कितने बार? 32 दांत प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि एक दांत के भी प्रकार होते हैं। एक दांत में कौन कौन से? कोई दांत हो, उन दांत के भाग की बात करें। दांत के ये मान लिया जाए ये दांत है। ये दांत का कौन सा भाग है? ये दांत है। दांत के इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को क्या कहते हैं और इस भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो दांत, मनुष्य के दांत के जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं। मनुष्य के दांत के जो 3 भाग होते हैं उसमें से ऊपरी भाग को हम कहते हैं शिखर, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं? क्राउन। ऊपरी भाग को हम शिखर या क्राउन कहते हैं दोस्तों। और जो मध्य का भाग होता है उसे हम ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य के भाग को हम ग्रीवा कहते हैं। ये मध्य भाग है, इसे हम ग्रीवा कहते हैं दोस्तों। और जो दांत का जो निचला सिरा जो धसा होता है, कहां? जबड़ों के अंदर निचला भाग जो धसा होता है जबड़ों के अंदर हड्डियों में, उसे हम जड़ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जड़, जिसको हम अंग्रेजी में रूट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ठीक है ना? ये आपका दांत सबसे मजबूत है। ठीक है ना? सबसे मजबूत है, इसका क्या मतलब है? सबसे मजबूत का मतलब होता है कि यह कैल्शियम अधिक प्राप्त कर रखा है। कैल्शियम अधिक प्राप्त कर रखा है। यह हड्डी से भी अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। दांत के ऊपरी सिरे जो होते हैं, हिस्सा जो होता है, उसमें आप जो देखते हो जो ज्यादा ही चमकीला दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है दोस्तों? इनेमल के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? इनेमल का चमकीला स्तर पाया जाता है, जो दांतों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इनेमल जो है वो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग माना गया है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल माना गया है, जो दांतों को चमकीला बनाए रखता है और ये सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है ना? ये हो गए दांत के भाग। किसके भाग? दांत के भाग हो गए। ठीक है? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। हम अभी बात कर रहे थे मुख गुहा के अंदर, और मुख गुहा में देखा हमने जीभ के बारे में, उसके बाद देखा हमने दांत के बारे में। अब मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है दोस्तों, उसे कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं? उसे हम ग्रसनी कहते हैं। तो हम ग्रसनी की ओर चलते हैं कि ग्रसनी क्या होता है दोस्तों। मुख गुहा की बात कर लिए, अब हम ग्रसनी की बात करते हैं। ग्रसनी क्या है? यह मुख गुहा का पिछला भाग होता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? 2 छिद्र होते हैं। एक छिद्र को निगल द्वार कहते हैं, जो आहार नाल के अगले भाग अर्थात ग्रसनी में जाके खुलता है, और दूसरे को कहते हैं कंठ द्वार, जो श्वास नली में खुलता है दोस्तों, जो
श्वास नली में खुलता है। ग्रसनी जो है वो मुख गुहा का सबसे पिछला भाग होता है और ये इनमें दो छिद्र होते हैं। एक छिद्र जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं और दूसरा छिद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं। एक छिद्र जो होता है उसे हम कहते हैं निगल द्वार, जो आहार नाल के अगले भाग अर्थात ग्रास नली में खुलता है जाकर दोस्तों, ठीक है ना। तो इसे हम कह देते हैं निगल निगल द्वार। यह ग्रास नली में खुलता है। अगला भाग है ये, कौन सा भाग है? अगला भाग, ठीक है ना। यह अगला भाग है, आहार नाल के अगले भाग अर्थात ग्रास नली में जाकर खुल जाता है। और एक जो होता है उसे कहते हैं अपन कंठ। क्या कहते हैं? कंठ द्वार। उसे क्या कहते हैं? कंठ द्वार। ये पिछला भाग है और यह जो होता है दोस्तों यह श्वास नली में खुलता है। कहां खुलता है? श्वास नली में। यह श्वास नली में खुलता है, ठीक है ना। ग्रसनी जो होता है दोस्तों वो अपना मुख गुहा का पिछला भाग होता है। इनमें दो छिद्र होते हैं। एक छिद्र को निगल द्वार, जो कहां खुलता है? ग्रास नली में, आहार नाल के अगले भाग के ग्रास नली में खुलता है। दूसरा जो होता है छिद्र उसे कहते हैं कंठ द्वार और यह श्वास नली में जाकर खुलता है दोस्तों। कहां खुलता है? श्वास नली में खुलता है, ठीक है ना। अब इसका कार्य क्या है? इस ग्रसनी का कार्य क्या है? ग्रसनी किस प्रकार से कार्य करता है? ग्रसनी का मुख्य कार्य होता है दोस्तों वो है भोजन को ग्रास नली में प्रवेश करवाना। किसमें प्रवेश करवाना? ग्रास नली में प्रवेश करवाना। वो भोजन ऊपर ना चला जाए, मस्तिष्क में ना चले जाए, इसके लिए भोजन, मनुष्य जब भोजन करता है तो यहाँ पे जो कंठ द्वार होता है वो पट्टी ढक लेती है और भोजन को ऊपर जाने नहीं देती है। वो डायरेक्ट ग्रास नली में धक्का देकर जाने देती है और भोजन श्वास नली में प्रवेश ना हो, ठीक है ना। अब पूछा जाता है कि भोजन श्वास नली में प्रवेश ना हो उसे हम डायरेक्ट नीचे ले जाते हैं। उसके लिए आप जो एक देखते हो कंठ द्वार के आगे जो यहाँ पे जो बात करते हैं, एक जो एक पट्टी जैसी रचना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम एपिलोग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एपिलोग्लोटिस। कुप्पी नुमा कहते हैं, इसको कुप्पी कहते हैं, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है दोस्तों। कंठ द्वार का जो आगे का भाग होता है वो भाग क्या करता है? वो भाग एक पट्टी रचना जैसी होती है और उसका मुख्य कार्य है दोस्तों क्या? श्वास नली में भोजन को जाने से रोकना। उस पट्टी की जो नाम होता है वो नाम होता है एपिलोग्लोटिस और एपिग्लोटिस, और एपिग्लोटिस को हम कुप्पी नुमा भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हम कुप्पी नुमा भी कहते हैं, ठीक है ना। मनुष्य जब भोजन करता है तो यही पट्टी क्या करता है? कंठ द्वार को ढक देती है जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं करता है। तो यहां से डायरेक्ट श्वास नली में ना जाए तो वो भोजन कहां चला जाएगा? ग्रास नली में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ग्रास नली में। तो चलिए अब हम बात करेंगे यहां पे ग्रास नली की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? ग्रास नली। ग्रसनी से कहां चला गया भोजन? ग्रास नली। ग्रास नली क्या है? मुख से लार में सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा, किसके द्वारा? निगल द्वार के द्वारा डायरेक्ट कहां जाएगी? ग्रास नली में जाएगी दोस्तों। कहां पहुंचता? ग्रास नली में। ग्रास नली भी दोस्तों एक लंबी नली होती है। क्या होती है? एक लंबी नली होती है जहां जो डायरेक्ट अमाशय में जाके खुलता है। जो कहां खुलता है? डायरेक्ट अमाशय में जाकर खुलता है। और यह क्या करता है? यहां पे जो कार्य होती है वो कार्य होता है भोजन को गति प्रदान करना, धीरे धीरे भोजन को नीचे खिसकाना। कहां? अमाशय में भेजना।
भोजन को लार से सना हुआ भोजन जो मुख गुहा से आती है वो ग्रास नली के एक लंबी नली के माध्यम से गुजर के कर्मा कुंचन के माध्यम से गुजरते हुए भोजन धीरे 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 और खिसकता जाता है और वो डायरेक्ट कहां जा जाती है, आमाशय में जाकर भोजन भेज देता है। आपको पता हो कि ग्रास नली पाचन क्रिया का कार्य नहीं करता दोस्तों। यह ग्रास नली से भोजन को क्या करता है, ग्रास नली से जो भोजन तो उसको डायरेक्ट लार से सना हुआ भोजन आमाशय में पहुंचा देता है दोस्तों। कहां पहुंचा देता है, आमाशय में पहुंचा देता है। चलिए आज हम डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे किसका, मुख गुहा का। उसके बाद बात की मुख गुहा के अंदर जो होते हैं वो जीभ और दांत की बात कर ली, उसके बाद हम ग्रसनी की बात किए, उसके बाद हम ग्रास नली की बात की। अब ग्रास नली से हम आगे की ओर बात करेंगे कि जो वो ग्रास नली से जो भोजन धीरे धीरे खिसक कर कहां जाती है दोस्तों, वो आमाशय में पहुंच जाता है। कहां पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। तो आमाशय की जो क्रिया है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहें, बने रहें। तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से राम राम, टाटा, बाय।